नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा लंबे समय तक सरकार चलाई है, इसलिए अब उसे अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है और इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को मामले में जांच समिति गठित करनी पड़ी और कहा कि भाजपा के लिए धन पहले और धर्म बाद में है। उन्होंने यह भी कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को भगवान श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या गए, लेकिन उनका सूचना तंत्र पूरी तरह विफल साबित हुआ। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इस बयान पर कि वह मुस्लिम समाज के मुद्दों पर चुप रहते हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें पता है कब और किस मुद्दे पर बोलना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना लोकतंत्र के लिए जरूरी है और यदि भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा बढ़ जाएगा। आजमगढ़ में दिशा की बैठक में जिला अधिकारी की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी अधिकारी जवाबदेही के साथ काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की समाजवादी पार्टी में टूट के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राजभर की बार्गेनिंग पावर समाप्त हो चुकी है और वह वही बयान देते हैं जो उनसे कहलवाया जाता है। अयोध्या के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या का विकास तेजी गति से किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने अयोध्या की छवि को नुकसान पहुंचाया है। सपा सरकार बनने पर आधुनिक सुविधाओं के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए अयोध्या का समग्र विकास किया जाएगा। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ संभावित गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, सुनिए। वह एक कार्यक्रम है, उसमें मैं शामिल होने आया हूँ। जी जी। और मंत्री जी का कोई परिचय नया नहीं है जी। आपके भी विधायक रहे, मंत्री रहे जी। और लंबा उनका राजनीतिक और सामाजिक उनका संपर्क लोगों के बीच में है। आज जहाँ आप शादी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वहीं उसके माध्यम से आपसे भी मिलने का मौका मिल रहा है और हमारी पार्टी के सभी लोगों से मिलने का एक मौका मिल रहा है। और यही हमारे समाज का ताना बाना है कि एक दूसरे की खुशियों में, एक दूसरे के दुख तकलीफ में शामिल होते रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां से इन्होंने शुरुआत की और लगातार इतने सालों की सरकार चलाई, उसका हिसाब किताब तो अंतोगत्वा उन्हें देना ही पड़ेगा। और लंबा कार्यकाल, और जब हम आंकड़े देखते हैं महंगाई के, बेरोजगारी के और अन्य पैरामीटर्स, तो दिखाई देता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी आज भी रोड शो कर रहे हैं, बेंगलोर में रोड शो कर रहे हैं। जब सरकार का जाने का वक्त आ गया, जब सरकार आई थी उस समय भी रोड शो हुए थे, उस समय भी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। कितने रोजगार मिले, नौकरी मिली,
कितना आरक्षण छीना गया, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। पीडीए की सरकार, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का संकल्प समाजवादी जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। सर, अयोध्या मामले में चंपत राय और नीतीश का इस्तीफा हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। देखिए, अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई, और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी, और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है, और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। 2014 से पहले भाजपा चिल्ला रही थी कि हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं, इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है, और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चोरी हुई है, सरकार आप लोग मामला नहीं उठाते तो नहीं आता है। सर, नहीं अयोध्या की बात कर रहे हैं आप, सपा सरकार आएगी तो आप नहीं बनाएंगे? प्रधान हमारी बहुत लोकतंत्र में सबसे प्राथमिक यूनिट है। जो लोग नवंबर में चुनावों की बात कर रहे थे, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो प्रधानी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। सोचो, वन नेशन वन इलेक्शन कहने वाले लोग, या यूं कहे हम कि नवंबर में चुनाव कराने की अफवाह फैलाने वाले लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रहे। और सच्चाई तो ये है, हमारे प्रधान भाइयों का खर्चा बढ़ा दिया। अब उन्हें जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। सर, एसआईटी के रिपोर्ट के अनुसार चोरी हुई है, आप लोग अगर तो नहीं उठता। ये सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी से छेड़खानी हुई है। सीसीटीवी से छेड़खानी तो हुई है, लेकिन सीसी कितना वसूला गया है? सीसी का मतलब चढ़ावा चोरी, सीसी का मतलब चंदा चोरी। जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी के फुटेज में उन्हें 70 दिन में या 42 दिन में इतना देखने को मिला, तो आप इससे समझ लीजिए। और जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, क्या कह रहे, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं सोने का सोना वापस कर दो, चांदी का चांदी वापस कर दो। राजधानी में अहंकार देखिए आप, मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए आप। हमारा साथी सही कह रहा है, कितने लोगों की जान चली गई। एक घर के बच्चे जो कमाने वाले थे, जो पूरा परिवार चलाने वाले लोग थे, उनकी जान चली गई। और मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी
कि भाषण मत सुनाओ। याद रखें, अगर एक माँ के साथ ये व्यवहार हो सकता है, आप लोगों के सामने ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो सोचो पीछे व्यवहार कैसा होता होगा, हमारे अधिकारियों के साथ व्यवहार कैसा होता होगा। और आपसे तो छिपा नहीं है, एक चैनल पे व्यवहार तो आप सब जानते हो। सर, इमरान खान से एक बयान आया, उनका कहना है कि आप चंदा चोरी पर सवाल उठा रहे हैं, मुस्लिमों के मसाइल पे नहीं करते। क्या चीज? मुस्लिम लोगों के मसाइल पे कोई चर्चा नहीं करते, चंदा चोरी पे आप जो कर रहे हैं बात। देखिए, मुझे पता है क्या बोलना है। तिवारी सर, और जो लोग इस माहौल को समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना कितना जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, वो बात दोहराता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। ये तोड़ देंगे। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना। आप अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डालने हो गया, भविष्य में चुनाव नहीं होगा। सर, क्या कारण है चंपत राय और अनिल मिश्रा पे FIR दर्ज नहीं हुई? सर, विकास नहीं बोल दिया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये आजमगढ़ के लोग कभी गाजीपुर गए होंगे एक्सप्रेस वे से, कभी लखनऊ गए होंगे या दिल्ली गए होंगे। ये जो विकास की गति है, इसको बढ़ाएंगे। और मैं आजमगढ़ के लोगों को कह के जा रहा हूँ कि देश दुनिया में इनका संपर्क है। आजमगढ़ के लोगों को, आजमगढ़ के लोगों का देश दुनिया में संपर्क है। यहाँ के लोग दुनिया में बहुत सारे देशों में काम कर रहे हैं, वो खुद महसूस करते होंगे कि दुनिया कहाँ है, आजमगढ़ कहाँ है, या यूपी कहाँ हो, देश कहाँ है। मैं आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाने का काम दिया था, समाजवादियों ने एक दिशा दी थी विकास को, अन्य काम भी दिए थे। भविष्य में आजमगढ़ को सभी आधुनिक और समय के हिसाब से सुविधाएं देने के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी बजट खर्च होगा आजमगढ़ के लिए करेंगे। ओपी राजभर का बयान आया, ये मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। इनकाउंटर में अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अगर कोई परिवार की बहन संतुष्ट नहीं है, अगर वो बहन संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब सरकार पे भरोसा नहीं है। उस बहन के साथ साथ लाखों लाख हमारी माताएं बहनें, उनको भी भरोसा नहीं होगा। ये इनकाउंटर इसलिए करते हैं जिससे अपना दबदबा बना दें और कानून व्यवस्था पे कोई बहस न कर पाए। ये झूठे इनकाउंटर में न जाने कितने पुलिस वाले जेल गए हैं, और पुलिस वाले जब जेल जाते हैं उनके साथ न सरकार खड़ी होती है न कोई और खड़ा होता है। सर, दिशा की बैठक में आजमगढ़ में जनप्रतिनिधियों से मिला नहीं गया, वहीं IGRS में आजमगढ़ नंबर 1 है। दिशा की बैठक छोड़ के चले जाते हैं अधिकारी यहाँ के। अब अधिकारी बहुत मन लगा के काम करेंगे जब समाजवादी सरकार आएगी। सर, ओपी राजभर का बयान पहुंचाना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में टूट निश्चित है। ऐसा है, टूट कौन रहा है, और अभी बहुत सारी ऑडिट होनी है। आप तो पत्रकार हैं, आपके पास तो केवल एक कैमरा और एक ये है, क्या बोलते हैं, आईडी माइक है, लेकिन आप नहीं तय करते हो चलेगा क्या। आप तय करते हो क्या? नहीं, हम नहीं। हाँ, आप नहीं तय करते हो, तो ये बात स्वीकार कर ली। केवल यूट्यूब वाले ठीक है हमारे, उनका लाइव है एकदम। तो जैसे इनका कंट्रोल कोई और है, तो उसी तरह वहाँ भी कंट्रोल कोई और है। और राजभर के कंट्रोल कहीं और है। अच्छा, वो विधायक कहाँ है, हमारी महिला विधायक कहाँ है? बताना क्या है, ये बताना क्या, वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं पार्टी कहाँ है उनके पास। किसी और की भाषा व्यवहार बनने, और देखिए बीजेपी कितनी होशियार है, इनका जवाब नहीं, ये कितने समझदार है, जो सवाल पूछा है। अरे इतना ही समझदार वो होते हैं। बीजेपी जानती है कि किसकी बार्गेनिंग पावर कब खत्म करनी है। अब वो बार्गेनिंग पावर खत्म करने के लिए उन्होंने चेहरे आगे कर दिए, क्योंकि अब भविष्य में किसी दल के साथ जा नहीं सकते, मजबूरी में बीजेपी में रहना पड़ेगा। और बीजेपी जो कहेगी
वो स्वीकार करना पड़ेगा। सुना है कि 30 की सूची जारी की थी, 30 में 3 मिलेंगे कि 4 मिलेंगे, ये आप लोग विचार कर लेना। 27 में सब साथी जुड़ेंगे सर। बहाली को लेकर सबसे प्राथमिकता है केजी से लेके पीजी तक क्वालिटी एजुकेशन हो। एजुकेशन ध्वस्त कर दी सरकार ने, परीक्षाएं बर्बाद कर दी, पेपर लीक कर दिए। इसलिए भविष्य में हमारी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में क्या सुधार हो, क्योंकि इंटरनेट, सोशल मीडिया, एआई के जमाने में हमारी कितनी पढ़ाई अच्छी हो, ट्रेनिंग क्या हो, क्योंकि पॉलिटेक्निक, आईटीआई या इंजीनियरिंग कॉलेज वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं जो आज जमाने को ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है। दुनिया बदलते हुए समय पर हमें अपनी पढ़ाई और रोजगार की चीजों को बदलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आज घर में बैठ करके लोग खाना मंगा सकते हैं। अमेज़न जो अमेरिकन कंपनी है उसका कोई सामान घर में मंगा सकते हैं। आज आप दुनिया से जुड़े लोग हैं। ये जरूरी नहीं कि आप जो लाइव कर रहे हो केवल आजमगढ़ देख रहा हो, दुनिया का कोई हिस्से में भी देख सकता है। तो ये जो नया जमाना आया है, इसके लिए समाजवादी पार्टी चाहिए होगी। नहीं तो आप जानते हो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहो लैपटॉप चलाना भी ना जानते हो। ओवैसी के साथ रहेंगे। मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स पहली प्राथमिकता है उनकी पीजी से केजी पढ़ाई। और मैं जो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपसे भी कहूंगा, अगर आप छात्र संघ से जुड़े रहे होंगे तो आप अपने नाम धर्मेंद्र जी को लिखा देना, या हमारी पार्टी के किसी नेता को नाम लिखा देना। नहीं, मैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या जिन यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट यूनियन है या किस तरह स्टूडेंट यूनियन फंक्शन करती है, वर्ल्ड की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड की टॉप 7 यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स के बीच में कैसे तालमेल बनाती हैं, कैसे यूनियन चलती हैं। मैं अपने आजमगढ़ के 2 पत्रकारों को आज ही अपॉइंट कर रहे हैं कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो उस डेलीगेशन में ये मेंबर्स होंगे। सर 90,000 स्कूल बंद हो गए, क्या कहना चाहिए? 90,000 नहीं, यहाँ पर 1,000 बंद हो गए हुए आजमगढ़ में। ओवैसी रहेंगे साथ में, ओवैसी साथ रहेंगे 27 में। जो इंडिया गठबंधन जो ओवैसी के साथ। ये तुम यार, जिसका गाना उसका दाना कब तक चलाओगे अफसाना है? जिसका गाना उसका जिसका दाना उसका गाना कब तक चलाओगे ये अफसाना? अरे भाई तुम डॉलर पे नहीं पूछोगे। आज आजमगढ़ में चाय कितनी महंगी होगी बताओ? 10 रुपए की चाय है। अरे नहीं, कहाँ मिली 10 की? अमेरिकी राजदूत ने मोदी जी की तारीफ की है, उन्होंने कहा 10 रुपए कहाँ मिली बताओ? हम चले तुम्हारे साथ पीने। यही आजमगढ़ सस्ती है, छोटा वाला कब मिला? बहुत छोटा, एक बार पिया फेंक दिया, बीड़ी की तरह, एकदम बीड़ी की तरह। एक बार पिया बीड़ी फेंक दी। 27 में ये महंगाई की वजह से ये हो रहा है। देखिए, अरे रुक जाओ ना एक मिनट, ये हमारा पत्रकार बहुत सीनियर है। अभी बीजेपी को समाजवादियों ने हराया है, इसलिए आप छिड़खानी मत करिए। पीडीए की ताकत, सामाजिक न्याय का रास्ता, पीडीए के सरकार की स्थापना और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम हम लोग करेंगे और उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। 27 में कुछ नए साथी जुड़ेंगे सर? 27 में कुछ नए लोग जुड़ेंगे सहयोगी आपके? अगर कोई पत्रकार जुड़ना चाहेगा जरूर जोड़ेंगे। नहीं, कोई गठबंधन पार्टी से। जो रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया पीडीए का, उसी रास्ते पर और मजबूत करेंगे और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल है, पूछिए। आखिर आप क्या करेंगे? जो 3 ऐसे सवाल हो जो आप उस पर अमल करेंगे और वो जनता के हित में हो, आप क्या मूड बनाए? 3 सवाल मेरा है, 3 काम ऐसा क्या करेंगे? ये जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है मैंने और समाजवादियों ने, इसी तरह का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। एक, समाजवादियों ने डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए घर घर लैपटॉप पहुंचाया। आने वाले समय में इसमें बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे रोजगार जो सेकंड लेवल के हैं, उस दिशा में हमें पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज या हमारे इंटरमीडिएट या हमारे और संस्थाओं को बेहतर करना पड़ेगा। करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा करके हमें अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करानी पड़े, करा करके अपने बच्चों का, नौजवानों का भविष्य को बेहतर करेंगे। और तीसरा काम, हमारी रीढ़ है किसान खेती, समय पर बीज मिले,
समय पर खाद मिले और पैदावार को सही कीमत दिलाने के लिए आधुनिक मंडी बना करके और मंडी के साथ साथ हमारे किसानों के लिए दूध उत्पादन कैसे बढ़े या अन्य खेती में कैसे जोड़े, वैल्यू एडिशन कैसे करें, उस दिशा में काम करें। अच्छा, ये कुछ मैसेज अयोध्या एक मिनट यार, देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे भाई बीजेपी पे संसाधन है, पैसा है, बीजेपी पे पैसा है, पैसे की ताकत से वो भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार से सरकार बनाते हैं और सरकार बना के फिर भ्रष्टाचार करते हैं। तो बात समझ गए ना आप? तो हमें कहीं ना कहीं कड़ी तोड़नी पड़ेगी, जनता का साथ लेना पड़ेगा। अयोध्या प्रकरण पे आपका एक्शन क्या होगा जब आप 27 में आएंगे? इस तरह के मामलों में आप किस तरह का भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी के अयोध्या को इन्होंने बिगाड़ दिया, अयोध्या की छवि खराब कर दी है। समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या वासियों को और आसपास के उत्तर प्रदेश की जनता को और दुनिया के सनातनियों को मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे शहर मैंने देखे हैं, बहुत सारे शहर देखे जो सुविधाएं उनके अंदर हैं, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। अयोध्या वासियों को धार्मिक नगरी के साथ साथ मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि सुविधाओं के साथ साथ उस शहर को और कैसे धार्मिक रूप से डेवलप करें जिससे कि लोग जुड़े, दूरियां ना बनाएं, उस दिशा में काम करें। किया है उसके बारे में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अयोध्या नगरी को मैं सत्यनिष्ठा से, धार्मिक निष्ठा से ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, आधुनिक शहर की जगह साथ साथ सुविधा कैसे वहाँ के लोगों को मिले, उस दिशा में काम करें। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, आप सरकार बनाएंगे तो क्या स्टैंड रहेगा, मतलब क्या उस पर चंदा चोरी? बीजेपी बस हमारे अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड और जो खुफिया लोग हैं उनकी पोल खुल गई है और सरकार की इसलिए पोल खुल गई है कि वो अयोध्या जाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद भी नहीं पता कर पाए कि अयोध्या में क्या हो रहा है, सीसी हो रहा है और अयोध्या से गोरखपुर की दूरी क्या है। उतनी ही दूरी है गोरखपुर की जितनी अयोध्या से आपके लखनऊ राजधानी की है। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है क्या ये? उसमें मत तुझे, प्रभु श्री राम के लिए दिल्ली लखनऊ सब बराबर है, हम सब बराबर है, आप सब बराबर हो। इसलिए आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आस्था में जिन्होंने इस तरह का आंच पहुंचाई है, उनको कभी न कभी तो जवाब देना ही पड़ेगा। खबर आजमगढ़ से, जहां मंडलायुक्त विवेक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में मंडलीय कानून व्यवस्था की बैठक मंडलीय एवं जनपदीय संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सोशल मीडिया पर अफवाहें, गलत सूचनाएं, प्राइवेसी फोटो व वीडियो अपलोड करने या वायरल करने की घटनाओं को मंडलायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए मंडल के तीनों पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करें। तीनों जनपद में पुलिस विभाग से संबंधित लंबित विवेचनाओं को मंडलायुक्त ने निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोचिंग व अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं के दृष्टिगत पूर्व तैयारियों के क्रम में सभी आयामों को मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। अभियान चलाकर कोचिंग व अस्पतालों के पंजीकरण को चेक करते हुए सभी प्रपत्रों को पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाए। अवैध परिवहन वाहनों पर मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि मंडल में बिना परमिट के वाहन नहीं चलने चाहिए। मंडल के तीनों जनपदों में अवशेष 919 स्कूली बसों को संबंधित प्रबंधक परिवहन विभाग से फिटनेस कराना सुनिश्चित करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन की कार्रवाई को और भी प्रभावी बनाया जाए। मंडलीय कानून व्यवस्था की बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल में संचालित अवैध गतिविधियों पर नजर रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के ऊपर गुंडा एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए। बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी बलिया मंगला प्रसाद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर, पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह, अपर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी बलिया
ओजस्वी राज, अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह सहित संबंधित मंडलीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से, जहां मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती एक मरीज के परिजनों ने वार्ड नंबर 19 के कर्मचारियों पर धन उगाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि भर्ती के दौरान उनसे प्रतिदिन 100 रुपये लिए गए और बिना पैसे दिए डिस्चार्ज संबंधी कागजात देने से भी इनकार किया गया। अजमतगढ़ निवासी मनीता ने बताया कि उनके ससुर लालजी सोनकर उम्र 85 वर्ष पिछले 17 दिनों से मंडलीय चिकित्सालय के वार्ड नंबर 19 में भर्ती थे। परिजनों का आरोप है कि वार्ड के कर्मचारियों ने इलाज के दौरान प्रतिदिन 100 रुपये की मांग की और 17 दिनों तक नियमित रूप से पैसे वसूले। उनका कहना है कि मरीज की छुट्टी के समय भी बिना पैसे दिए डिस्चार्ज का कागज नहीं दिया जा रहा था। मनीता ने पूरे मामले की शिकायत कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में इस तरह की वसूली गरीब मरीजों और उनके परिजनों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन रही है। अस्पताल की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामला सामने आने के बाद मंडलीय चिकित्सालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। पहले क्या कुछ कहना है मनीता परिजन का, सुनिए। मनीता ना, हाँ, मनीता कहाँ के रहे वाला है? अजमतगढ़। ये बुजुर्गवार के है आपके? हमारे ससुर हैं। क्या नाम है? लाल। कितने दिन से अस्पताल में भर्ती हैं? 16-17 दिन हो गया। 17 दिन। क्या हुआ? कौन पैसा मांगा? नर्स लोगन मांगत थे। कितना? 100 रुपया कहती हमके ठंडा किया था, 100 रुपया था। हम हमको नाम आदमी ले रही तो कहाँ से दे? तो देती ना लोगन क्या का जो बच वहीं से मांग के लेके आवा। कौने वार्ड में भर्ती रहनी? तो क्या पैसा मांगने पे दिए आप? हाँ देनी है। कितना दिए हैं पैसा? 100 रुपया देनी, एक दिन 100 रुपया देनी, एक दिन 100 रुपया देनी, एक दिन 100 रुपया देनी। जब मांगनी तब लोग दिया। वहीं इस मामले में मंडलीय अस्पताल के SIC डॉक्टर सतीश कनौजिया का कहना है कि महिला द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। मैं स्वयं वार्डों का निरीक्षण करता हूं, पूरी दिन अस्पताल में बैठा रहता हूं, इस तरह की कोई शिकायत नहीं आती। महिला गलत आरोप लगा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां मानसून से पहले जल निकासी और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त न होने से विकासखंड क्षेत्र की गोविंदपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में न तो नालियों का निर्माण कराया गया और न ही नियमित सफाई की व्यवस्था है, जिससे बारिश के दौरान जल भराव की समस्या गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गाँव के विकास और स्वच्छता पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन गोविंदपुर में इसका असर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। गांव निवासी सीमा ने बताया कि वह पिछले 10 वर्षों से जर्जर झोपड़ी में परिवार के साथ रहने को मजबूर है, लेकिन अब तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। बारिश के मौसम में परिवार के सामने सुरक्षित आश्रय का संकट खड़ा हो जाता है। वहीं राधेश्याम विश्वकर्मा ने बताया कि गांव में नाली न होने के कारण बरसात का पानी आसपास के खेतों में चला जाता है, इसको लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है। कमलावती ने कहा कि जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, गड्ढों में पानी जमा हो जाता है जिसे लोगों को हाथ से निकालना पड़ता है। वहीं पूनम ने बताया कि कई बार अधिकारियों ने आवास के लिए निरीक्षण किया, लेकिन आज तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका। उनका परिवार टूटे फूटे मकान में रहने को विवश है। वहीं विवेचन मौर्य, जयराम विश्वकर्मा और कुमई ने आरोप लगाया कि गांव में सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आते और जो नालियां हैं वे भी लंबे समय से जाम पड़ी हुई हैं, जिससे सड़क और घरों के सामने गंदा पानी जमा रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जहां पर नालियां बनी हैं वह भी दुर्घटना को दावत दे रही है। किसी भी नालियों पर पटिया नहीं रखी गई है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द नाली निर्माण, नियमित सफाई और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, संबंधित पंचायत को निर्देश देकर जांच कराई जाएगी तथा गांव में साफ सफाई कराकर जल निकासी की समस्या का समाधान कराया जाएगा। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का मीडिया से बातचीत में, सुनिए। क्या नाम है चाचा आपका? राधेश्याम विश्वकर्मा। कहाँ घर है? मतलब कौन गांव? गोविंदपुर। क्या है यहाँ पे नाली की हकीकत क्या है, क्या समस्या है?
नाली क्या, बरसात में उधर दूसरे खेत में जाता है पानी, वो चिल्लाते हैं, नाली हो जाए तो बढ़िया है। नाली है कि नहीं इस गांव में? नाली है नहीं, नाली बगल में है उधर। तो नालियाँ साफ भी होती भी है कि वैसे ही? नहीं, उधर तो साफ है। इधर नाली मतलब नहीं है? नहीं। कितने सालों से नाली नहीं है? हमारे होश से पहले से। पहले से? कभी आप लोगों ने मांग किया प्रधान से कि बनवाने के लिए? सब लोग कह के जाते हैं, कोई करवाता नहीं बस। अच्छा, ये कहीं यहाँ नाली बन जाएगी, लगभग कितने घरों का पानी उसमें जाएगा कि सड़क पे पानी नहीं लगेगा? अंदाज बताइए आप। 10 घर कम से कम होगा, करीब 4-5 जने हमने लोग नहीं, ये बगल में है, इधर कम। हाँ, मतलब 10 घर से ऊपर। तो कितनी दूरी तक का नाली होगा लगभग आपके अंदाज से? कै 100 मीटर होगा ये नाली की? 100 मीटर। हाँ, 100 मीटर से कम थोड़े। ठीक है। क्या नाम चाचा? कुमई। कहाँ घर है? गोविंदपुर। देख रहे हैं पूरे नालियाँ जाम है, गंदगी है, बदबू है। बहुत जाम है। हाँ। कब से जाम है? अरे 25 दिन से। तब का कभी साफ करने नहीं आते हैं? नहीं। सफाई कर्मी कभी नहीं। कोई छिड़काव उड़काव? कुछ नहीं। कोई दवा कुछ नहीं। दवा छिड़काव नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं हो। कुछ चूना ब्लीचिंग कुछ नहीं? कुछ नहीं। कैसे रहते हैं? बड़ा बदबू मार रही है। तो का कहल जाइए? का कहल जाए? घर छोड़ भाग जाए मैंने कहाँ रह जाए? बोला मतलब साफ करने? अरे नेकुरा बन के खहीक पे है, का करे के है? ठीक है। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम। कहाँ घर है? ये गोविंदपुर। गोविंदपुर। तो आपको आवास मिला है? नहीं। कैसे रहती हैं इस घर में इस गर्मी में? क्या करें साहब, जब नहीं है तो हमें यही मजबूरी में रहना पड़ता है। अच्छा, फार्म भरी थी आवास का? जी। क्यों नहीं मिला? क्या कारण था? क्या अब हमें नहीं पता सर क्यों नहीं मिला। अरे प्रधान सेक्रेटरी कोई बताया होगा क्यों नहीं मिला आपको? नहीं, लोग नहीं बताते हैं। आए लोग थे बस दिन देखने? हाँ, देखने 2-3 बार लोग आए थे। 2-3 दिन? लेकिन लोग नहीं बता रहे थे, लोग बस बोल रहे थे कि मिलेगा जल्दी ही मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। मिला नहीं? नहीं सर। फार्म भरी है? जी। कितने बच्चे हैं रहते हैं आपके? कितना परिवार है यहाँ? 3 बस, हम लोग 5 परिवार हैं। 5 परिवार। इसी में आप लोग करकट में रहते हैं? जी। आवास नहीं मिला? नहीं। खबर आजमगढ़ से, जहां थरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में शुक्रवार शाम आइडियल पत्रकार संगठन की बोढ़नपुर तहसील इकाई की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और उनके हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रवक्ता दिनेश सिंह ने तथा संचालक तहसील संरक्षक विवेक जायसवाल ने किया। मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मानदेय, दुर्घटना बीमा तथा बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की जाएगी। इसके लिए संगठन की ओर से प्रस्ताव तैयार कर संबंधित स्तर पर भेजे गए। उन्होंने कहा कि संगठन की जिला एवं तहसील कार्यकारिणी प्रत्येक माह बैठक कर पत्रकारों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेगी। साथ ही स्पष्ट किया कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। यदि कोई पदाधिकारी या सदस्य अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध संगठनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि आइडियल पत्रकार संगठन देश के 22 राज्यों में सक्रिय है, जिनमें से 18 राज्यों में संगठन की इकाइयां मजबूती से कार्य कर रही। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में किसी पत्रकार के साथ अन्याय होने पर संगठन के साथ खड़ा रहेगा और न्याय दिलाने के लिए हर संभव संघर्ष करेगा। बैठक में राष्ट्रीय सचिव रोशन लाल, केंद्रीय संयुक्त प्रभारी कमलाकांत शुक्ला, प्रदेश महासचिव प्रवीण मदेशिया, प्रदेश सचिव आशीष निषाद, प्रदेश प्रभारी रामनारायण राय, जिलाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा, बजरंगी विश्वकर्मा, संतोष सिंह, तहसील अध्यक्ष राजेश सिंह, अजय प्रकाश यादव, अमित यादव, रविंद्रनाथ गुप्ता, विजय कुमार, विशाल गौतम, चंद्रेश यादव, आकाश मोदनवाल, रामनाथ राजू, राम भवन, कपिल कुमार, अश्विनी गौड़, रवि सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है अजय कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कसमी। आज भी थरौलिया में आइडियल जर्नलिस्ट स्टेशन की एक पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्या है इसके बारे में? आज थरौलिया में आइडियल पत्रकार संगठन की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकारों के हितों के लिए, पत्रकारों के सम्मानों के लिए आपस में चर्चा की गई। हमारे यहाँ पे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं उन्होंने अपनी बातें रखी, केंद्रीय प्रभारी ने अपनी बातें रखी, हमारे जो प्रदेश प्रभारी जी हैं उन्होंने अपनी बातें रखी। पत्रकारों को जो नहीं मिल रहा है, कम से कम सरकार से हम मांग करेंगे, मांग किए हैं
हमारी सूची गई है कि पत्रकारों को मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनके लिए। और आज की मीटिंग में बहुत सारे जो है निर्णय लिए गए हैं कि हमारी जो कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, तहसील कार्यकारिणी है, हर महीने एक मीटिंग करेगी और तमाम बिंदु हैं जिस पे काम करना बाकी है, जैसे बीमा की बातें हैं और पत्रकारों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। और इस हिसाब से हम पत्रकारों के हित के लिए ही नियम भी चेंज किया गया है, नियम भी बनाए गए हैं, वो क्या है इसके बारे में? पत्रकारों के लिए बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी कि हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं जो शाम को रात में कुछ अनैतिक कार्य में लिप्त पाए गए हैं। अधिकारी से बात करेंगे ड्रिंक करने के बाद, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन बहुत मस्ट है, किसी भी संगठन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम ये चाहते हैं कि हमारे आइडियल पत्रकार संगठन के सभी साथी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों ना हो, अनुशासन सब लोग बनाए रखें। किस तरीके से पत्रकारों के लिए, हित के लिए और उनके विश्वास के लिए से पत्रकारिता बहुत कठिन हो गई इस समय में, तो किस तरीके से आइडियल पत्रकार संगठन आगे रहेगा और किस तरीके से साथ देता रहेगा? देखिए, पहली चीज़ तो आप ये करिए कि आप स्वच्छ पत्रकारिता करिए और जो भी आप लिख रहे हैं उसका एविडेंस अपने पास रखिए। और अगर आपकी पत्रकारिता सही है, कहीं भी पत्रकारिता करते हुए कोई दिक्कत आती है तो आइडियल पत्रकार संगठन हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ा रहेगा और उसकी खुद लड़ाई लड़ेगा। भारत के किसी भी प्रांत में हो, किसी देश के किसी कोने में हो, अगर किसी भी पत्रकार साथी के साथ कुछ भी हो रहा है तो आइडियल पत्रकार संगठन उसकी लड़ाई लड़ेगा और न्याय दिलवा कर रहेगा। एक चीज़ और पूछने, अपना आइडियल पत्रकार संगठन कितने प्रांतों में कार्य कर रहा है और लगभग कितने हजार लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? आइडियल पत्रकार संगठन लगभग मान के चलिए पूरे देश में 22 प्रदेशों में कार्य कर रहा है और उसमें 12,000 से लगभग 15,000 की संख्या हम पहुँचने वाले हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड, बहुत सारे प्रदेश हैं। 22 प्रदेश में से तो 18 प्रदेश में हमारी इकाई मजबूती के साथ कार्य कर रही है, 4 प्रदेशों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही लगभग आप मान के चलिए कि लगभग आने वाले वर्षों में हम प्रदेश के, पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर पत्रकार संगठनों में गिने जाएंगे। पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को यही कहूँगा कि आप स्वच्छ पत्रकारिता करिए, पीत पत्रकारिता से बचिए और जो भी आप लिख रहे हैं उसके आप एविडेंस अपने साथ रखिए, जिससे आगे चलकर कोई भविष्य में दिक्कत ना हो। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।